नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ जाति सूचक गांव के नाम बदलने की मांग उठी है। बीएसपी और कांग्रेस ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा है। कांग्रेस विचार विभाग अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता की तरफ से पत्र लिखा गया। बीएसपी नेता अवधेश प्रताप सिंह राठौर ने भी एक पत्र लिखा है। जाति सूचक नाम वाले गांव, टोला और स्कूल के नाम बदलने की मांग की गई है। एमपी में 5000 से ज्यादा जाति सूचक गांव हैं। स्कूल, महापुरुषों और संतों के नाम पर गांव और स्कूलों का नाम रखे जाने की मांग की गई है। संतों और महापुरुषों के नाम पर गांव के नाम हो तो बेहतर होगा, स्कूल के नाम हो तो अच्छा होगा, ऐसा बीएसपी और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। और राज्यपाल को एक पत्र भी इसके लिए लिख दिया गया है। एमपी में लगभग 5000 से भी ज्यादा जाति सूचक गांव और स्कूल हैं और इनके नाम बदलने की मांग अब बीएसपी की तरफ से उठाई गई है। बीएसपी के जो नेता हैं अवधेश प्रताप सिंह राठौर, उन्होंने एक पत्र राज्यपाल को लिखा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस विचार विभाग अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने ये पत्र लिखा है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मामला क्या है? जाति सूचक नामों वाले गांव और स्कूल के नाम बदलने की जो मांग उठी है, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में 5000 से अधिक ऐसे मजरे टोले हैं जिनको जाति सूचक आधार पर उनको नाम दिए गए हैं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस हो या फिर बीएसपी हो, इन मजरे टोलों के नाम बदलने की मांग अब उन्होंने राज्यपाल से की। उसके लिए बाकायदा पत्र जो है वो राज्यपाल को लिखा गया है और ईमेल के जरिए इन पत्रों को भेजा गया है। और कहा गया है कि बहुत सारे इलाके हैं जहाँ जाति सूचक मजरे और टोले हैं, जिससे देखिए, अगर मैं पुरानी परंपराओं के लिहाज से देखूँ तो किसी भी गाँव में मजरे जो टोले हुआ करते थे वो जातिगत हिसाब से वो स्थापित किए जाते थे कि फला जाति के लोग इस इलाके में रहेंगे, दूसरी जाति के लोग इस इलाके में रहेंगे। लेकिन चूंकि अब देखिए, भारत में जो वर्ण व्यवस्था जैसी कोई चीज अभी फिलहाल नजर नहीं आती, सामाजिक समरसता की जो बात है वो लगातार सरकारें करती हैं। तो ऐसे में अब बहुत आवश्यक हो गया है कि जिन मजरे टोलों को जाति सूचक जो नाम है उससे पुकारा जाता है, उनकी जगह अब संत और महापुरुषों के नाम पर उन मजरे टोलों के नाम होने चाहिए। और न केवल उन मजरे टोलों के नाम, बल्कि उन मजरे टोलों में जो स्कूल स्थापित किए गए थे उनको भी उसी के नाम पर रखा गया था। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस और बसपा की तरफ से यह मांग की गई है कि लगभग 5000 से अधिक ऐसे जो मजरे टोले हैं जिनको जाति सूचक नामों से जाना जाता है, उनके नाम बदलने चाहिए। संत और महापुरुषों के नाम पर ये नाम होने चाहिए ताकि समाज में सामाजिक समरसता की बात होती है वो सही मायने में स्थापित हो सके। जी, बने रहिए आप हमारे साथ। शैलेंद्र, शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री विभागों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंत्रालय में सुबह 11 बजे एक बैठक में शामिल होंगे और यहां पर वो विभागों की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य कर, खनिज विभाग की समीक्षा होगी। इसके साथ ही ओबीसी और अल्पसंख्यक विभाग की भी वो बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री का विभाग दर विभाग बैठक का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है और वाणिज्य कर विभाग से इसकी शुरुआत की जा रही है। शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं सहयोगी। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री का जो ये विभाग दर विभाग बैठक होने वाला है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, बिल्कुल देखिए, किसी भी सरकार का विभाग दर विभाग जो समीक्षा बैठक है उसका करने का उद्देश्य यही होता है कि पिछले 6 महीने या 3 महीने में जो आपको काम दिए गए थे उन पर आप कितना खरे उतरे हैं, या ये कहें कि जो टारगेट्स दिए गए थे वो कितना पूरे हुए और आने वाले आगामी लक्ष्य जो है वो आपके किस तरीके से रहने वाले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार को गठित हुए लगभग 8 महीने का समय हो चुका है। ऐसे में देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। उन विभागों के द्वारा जो काम किए गए हैं पिछले 8 महीने में उनकी समीक्षा की जा रही है और क्या आवश्यक सुधार उन विभागों में किए सकते हैं, खासकर चाहे वह वाणिज्य कर विभाग की बात हो, अल्पसंख्यक विभाग की बात हो या फिर आज जो दूसरे अन्य विभागों की बैठकें करनी है। देखिए, हमने पिछले दिनों हमने जिस तरीके से देखा, चाहे वह स्कूल शिक्षा विभाग की बात हो, पीएचई की हो, पीडब्ल्यूडी की हो, ये तमाम जो मंत्रालयों में इन बैठकों का आयोजन किया गया, उन बैठकों के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया कि जो विभाग काम कर रहे हैं वो आखिर कितनी हद तक सही है और क्या कहीं किस तरह की गड़बड़ियां उसमें देखने को मिल रही है। यदि कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी है उसको दूर करने का प्रयास जो है इन बैठकों के जरिए किया जाता है और
कैसे इन विभागों में सुधार किया जाए, खासकर जो कार्य हो रहे हैं उसको लेकर कैसे सुधार किया जाए उसको लेकर। देखिए वाणिज्य कर बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है, तो ऐसे में किस मद में कितना रेवेन्यू आ रहा है और कहाँ ऐसी ढील पोल बरती जा रही है कि रेवेन्यू जो वसूला जाना चाहिए वो नहीं वसूला जा रहा है, तो उस वसूली अभियान को कैसे और तेज किया जाए, ये प्रयास जो है वो लगातार सरकार के रहने वाले। और यही कारण है कि अल्पसंख्यक हो या पिछड़ा वर्ग हो, उस विभाग की भी आज बैठक करने वाले हैं कि इन जाति वर्ग के लोगों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका जमीन पर किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है और बेहतर क्रियान्वयन कैसे हो, इस सब को लेकर आज अधिकारी और मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समीक्षा बैठक करने वाले हैं। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। उज्जैन में एक महिला के साथ सरेराह रेप हुआ है। इस वारदात का वीडियो भी सामने आया। आरोपी ने शहर के फुटपाथ पर महिला के साथ दुष्कर्म किया है। फुटपाथ पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसे शराब पिलाई पहले तो, फिर रेप किया। आरोपी ने शादी का झांसा देकर पहले उसे शराब पिलाई और नशे की हालत में उसके साथ गलत काम किया और फिर धमकी देकर भाग गया। सरेराह फुटपाथ पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आप समझ सकते हैं कितने निचले स्तर तक जाकर इस हरकत को अंजाम दिया गया है। सरेराह फुटपाथ पर दुष्कर्म किया गया। महिला को पहले शादी का झांसा दिया, शराब पिलाई, दुष्कर्म किया और फिर भाग गया धमकी देकर। की घटना का एक वीडियो हमारे पास आया था। तत्काल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित महिला है उसके थाना लाया गया और उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें बताया गया कि एक युवक था जिसने उसे शादी का प्रलोभन दिया कि हम तुम्हारे लिए जिंदगी भर अपने साथ रखेंगे और तुम हमारे साथ में रह लो, और ऐसा करके और संबंधित ने उसको मदिरा पिला दी और उसके नशे में उसके साथ में गलत काम किया और उसके बाद फिर उसको धमकी देके और भाग गया। महिला की शिकायत हमारे तक आई, एफआईआर दर्ज की गई और संबंधित आरोपी को गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। और इधर उज्जैन में दिन दहाड़े महिला के साथ दुष्कर्म के वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के प्रवक्ता अपराजिता पांडे ने कहा था कि मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाली उज्जैन में इस प्रकार की घटना शर्मसार कर देने वाली है। आज पूरा प्रदेश ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है और सवाल उठे भी क्यों ना। उज्जैन में महाकाल की नगरी में अगर आप देखें कि ये दशा, ये व्यथा है महिलाओं की। मध्य प्रदेश में हम देखते हैं आए दिन अखबार उठा के पढ़ लें, कोई ना कोई दुष्कर्म एक महिला के साथ राजधानी में हो या फिर मध्य प्रदेश के किसी गांव या जिले में होता रहता है। अगर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है तो आरोपियों के मन में डर क्यों नहीं बैठता? ये कैसी पुलिस है, कैसा प्रशासन है? अजय पटवा संवाददाता उज्जैन से जुड़ गए हैं। अजय, सवाल यह है कि सरेराह जगह भी नहीं छोड़ी, अब कहीं पर भी फुटपाथ पर दुष्कर्म को अंजाम दिया जा रहा है। आखिर इस तरह के अपराधी, इस तरह के दरिंदे क्या ठेंगा दिखा रहे हैं प्रशासन को? उज्जैन में जिस तरीके की ये घटना सामने आई है और ये सबसे व्यस्ततम इलाका है जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है। आरोपी लोकेश ने जो है महिला को पहले शादी का झांसा दिया और इसके बाद महिला को उसने कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा, और इसके बाद उसने महिला को मदिरा पान पिलाया और उसके बाद जो महिला और नशे में हो गई और उसके बाद ही दोनों नशे की हालत में फुटपाथ पर ही जो है बैठे हुए थे। इसी दौरान आरोपी लोकेश ने उसके साथ इस प्रकार का कृत्य किया और जो लोग थे जो वीडियो बना रहे थे इस पूरे मामले को वो लोग बचा सकते थे, लेकिन उन लोगों ने इस पूरे घटना का वीडियो बनाते नजर आए। लेकिन जिस तरीके से लोगों को, महिला को बचाने के एवज में वीडियो बना रहे थे, तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही जिस तरीके से जो लोकेश ने जो घटनाक्रम किया और जब वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल होते ही उज्जैन जो सेंटर पोस्ट वाली पुलिस है वो तत्काल हरकत में आई और उन्होंने दोनों को आइडेंटिफाई किया। महिला को जो है लेकर उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद महिला के बयान पर आरोपी लोकेश जो है इंदिरा नगर का नाके का रहने वाला बताया जा रहा है। इसको हिरासत में लेकर और फिर उसको न्यायालय में पेश किया गया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिला कानून सुरक्षा की बात की जाती है, तो प्रशासन को इस पर सख्त कदम उठाना होंगे ताकि
ऐसे कर्म करने वालों को सोचना पड़े और आइंदा ऐसी घटनाक्रम ना हो उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन का नाम खराब हो रहा है। ऐसे में कई बार ऐसे मामले देखने को मिले हैं, जिसके कारण क्योंकि 3-4 दिन पहले भी एक युवती अपने ऑफिस जा रही थी और उसके साथ भी सरेरात छेड़छाड़ी की घटना की गई थी। तो ऐसे मामले को लेकर प्रशासन को अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जी, लेकिन ये किस वक्त का बताया जा रहा है अजय, और इतनी हिम्मत की फुटपाथ पर इस तरह दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है? युवती क्या ठीक है? युवती को लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, महिलाएं जो है वो सिग्नल पे ही जो है अपना गुजर बसर करती है और वो लोगों से पैसा मांगकर और दिनचर्या चलाती है। और ऐसे में जो लोकेश है वो भी मजदूरी करता है और ऐसे में उसके द्वारा जो जिस तरीके की घटनाक्रम किया गया है, तो महिला तो फिलहाल जो है ठीक है, लेकिन आरोपी के द्वारा जो है जिस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, तो उसके बाद उसका मेडिकल कराकर उसके बयान के आधार पर उस पर कार्रवाई की गई। बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे जबलपुर की, जहां गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं से ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया। अश्लील वीडियो से ब्लैकमेलिंग का खुलासा होते ही पुलिस हरकत में आ गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला ऑफिसर मदन महल थाना पहुंचे और एएसपी सोनाक्षी सिन्हा और एसडीएम शिवाली सिंह ने पीड़िता के बयान लिए हैं, जिसके बाद कॉलेज की छात्राओं से ब्लैकमेलिंग करने वाले आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। गौरतलब है कि कॉलेज की 70 छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग की बात सामने आई है। आरोपी खुद को पुलिस ऑफिसर बताकर छात्राओं को कॉल करता था और कॉलेज की छात्राओं को अश्लील वीडियो भेजकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी ने वायरल वीडियो करने की धमकी देकर कई लड़कियों से पैसे भी वसूले हैं। हमारे महाविद्यालय में छात्राओं ने जो प्रदर्शन किया, उनकी ये मांग थी कि उनके मोबाइल पे कोई व्यक्ति जो है उनके से डिमांड करता है पैसे की और फ़ोटो वगैरह उनकी मांगता है। बच्चियाँ बेचारी छोटी अनजान है। उन्होंने मुझे जो जानकारी आज मिली कि इतनी सारी लड़कियों से, ये मुझे पहले कभी नहीं मिली थी, क्योंकि मैं तो बच्चों के लिए आखिरी दम तक लड़ने वाली प्राचार्य हूँ और अभी भी मैं एसपी ऑफिस क्राइम ब्रांच जाकर बच्चों की शिकायत को वहाँ दर्ज कराऊंगी और यदि यहाँ निराकरण नहीं होगा तो मैं भोपाल तक जाऊँगी, क्योंकि मैं एक महिला महाविद्यालय में हूँ और मेरा दायित्व है कि बच्चों की समस्या, यदि इस प्रकार के क्राइम बढ़ रहा है हमारे यहाँ पर तो उसका अंत होना चाहिए। तो 2 लड़कियाँ आई थी, दोनों की उन्हें शिकायत दर्ज कराई। बाकी आज जितने भी छात्राएं आई हैं उनके लिए मैं स्वयं महाविद्यालय प्रशासन की ओर से लड़ी। तो वहाँ पर पता चला है कि कुछ छात्राओं के नंबर से उनको ब्लैकमेल करने, पैसे मांगने की शिकायतें हुई हैं। यहाँ थाना स्तर पर शिकायतें नहीं आई हैं, तो 1-2 छात्राओं ने प्रिंसिपल मैडम को शिकायत किया था, तो वो शायद साइबर क्राइम में उन्हें भेजा है, ऐसा उनका कहना था। ज्ञापन में जो ज्ञापन की कापी मुझे मिली है उसमें 5-6 नंबरों का नाम जिक्र आया है, जिन नंबरों से छात्राओं को कॉल किया गया था। उन नंबरों को हम ट्रेस कराने का प्रयास कर रहे हैं साइबर के माध्यम से कि किसके द्वारा ये कॉल किया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसी मामले में, जहां पीड़ित छात्रा ने बताया है कि ब्लैकमेलर खुद को पुलिसकर्मी बताता है। ब्लैकमेलर ने खुद को विक्रम गोस्वामी बताकर कॉल किया और एक ओटीपी लिंक मांगता था। ओटीपी डालते ही अश्लील वीडियो प्ले हो जाता था। उसके बाद वीडियो को हैक करके छात्राओं को ब्लैकमेल करता था, पैसे वसूलता था ऑफिसर बनकर कि वो पुलिस ऑफिसर है और अश्लील वीडियोस ये छात्राएं देख रही हैं, इस तरह के आरोप उन पर लगाता था और किसी को नहीं बताने के लिए, कार्रवाई नहीं करने के लिए उनसे पैसे भी वसूलता था। पहले कॉल आया था, उसने बोला मैं गोरखपुर थाने से ऐसा ही विक्रम गोस्वामी बोल रहा हूँ, आपको एक व्हाट्सएप आया होगा, उसमें लिंक होगी, आप वो लिंक पे ओपन करें, उसमें ओटीपी आएगी, जो भी आएगा वो आप मुझे सेंड करें। और मतलब वो फिर न्यूड वीडियोस भेजता है और उसमें बोलता है कि आपकी रिपोर्ट, आपके खिलाफ कंप्लेन है, रिपोर्ट आई है, आपका इसमें फ़ोटो दिख रहा है, अगर आपको नाम हटवाना है तो आप मुझे पैसे भेज दो, वरना मैं आपके घर आ रहा हूँ, आपकी फैमिली में पता चलेगा, फिर आपकी बदनामी होगी, मैं आपकी फ़ोटो वायरल कर दूंगा, ऐसा ऐसा वो बोलता है। तो कई लड़कियों के पास फ़ोन आया था, तो मतलब जो हम लोग का ग्रुप है कॉलेज का, उसमें हम लोग ने कंप्लेन भी की थी, पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये बोला कि बस ब्लॉक कर दो, रिपोर्ट कर दो। और इधर जबलपुर में अश्लील वीडियो कांड को लेकर कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा है कि जबलपुर का मामला बहुत ही चिंताजनक है, मध्य प्रदेश में भय का माहौल बना है। आज एक बहुत चिंता
जनक खबर सामने आई है। जबलपुर में कई सारी बच्चियों के अश्लील वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल कराया जा रहा है। और कल ही खबर आई थी किस तरह से बच्चियों जो पढ़ रहे हैं उन बच्चियों को सुविधाएं नहीं मिल रही थी और उनको प्रदर्शन भोपाल में भी करना पड़ा। कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में बच्चियों में एक ज़बरदस्त भय का माहौल है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। और आज अगर बच्चियों को उनके वीडियो तैयार करने के कारण ब्लैकमेल करा जा रहा है और प्रशासन चुपचाप बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या इसमें बहुत बड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है? और इसका स्पष्टीकरण प्रशासन को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, क्योंकि अब अगर इस प्रदेश में बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित बचेगा? शैलेंद्र संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सवाल यह है कि जो 70 छात्राएं हैं उनसे एक ही शख्स क्या बात करता था और 70 छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाला शख्स एक ही था या इनका कोई गैंग है, ग्रुप है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? देखिए, बिल्कुल जो संस्कारधानी जबलपुर से जो सनसनीखेज मामला सामने आया, इस मामले में जो शिकायतें हुई इसमें बताया गया है कि 7 से 8 नंबरों से अलग अलग नंबरों से कॉल आ रहे थे और अलग अलग थाना के प्रभारी होने का दावा जो है वो आरोपियों के द्वारा किया जा रहा था। और कुछ आरोपियों के नंबर भी पुलिस को दिए गए हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों के व्हाट्सएप पर जो कॉल आए थे उसके आधार पर फोटो भी पुलिस को शेयर किए गए हैं। पुलिस ने देर रात में जो पीड़ित लड़कियां हैं उनके बयान लिए गए हैं महिला अधिकारियों के द्वारा, जिसमें एएसपी के साथ ही एसडीएम भी उसमें शामिल थी। उनके द्वारा बयान लिए गए और बयानों के आधार पर अब आगे कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। बात तो यहाँ तक ही नहीं है कि केवल की मांग की जा रही थी, कुछ छात्राएं ऐसी भी हैं जिन्होंने डर की वजह से कुछ पैसे भी इन लोगों को ट्रांसफर किए थे। देखिए, बड़े सातराना तरीके से ये लोग इन बच्चियों को ब्लैकमेल कर रहे थे कि पहले उनके मोबाइल पर एक वीडियो भेजते थे, उसकी लिंक पर ओटीपी की बात कहते थे और कहते थे कि आपके मोबाइल के जरिए इस तरह के जो वीडियो है, अश्लील वीडियो फॉरवर्ड किए जा रहे हैं और ऐसे में आप पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है, हम आपके घर पर आके आपके पेरेंट्स को बताएंगे। और यही कारण है कि बच्चियां इस मामले को लेकर काफी डरी सहमी हुई थी। और जब एक एक के बाद 70 लड़कियों के इस तरह के फोन कॉल आए, उसके बाद छात्राओं ने एकजुट होकर हिम्मत जताई, उसके बाद ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंपने के बाद अब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और अज्ञात आरोपी हैं उनकी तलाश भी शुरू कर दी है। तो फिलहाल अभी इस मामला बेहद सनसनीखेज हो गया, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 70 छात्राओं को इस तरह के कॉल किए गए, उनको मैसेज किए गए। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि संस्कारधानी जो है उसमें किस तरीके से जो इस तरह के आपराधिक तत्व हैं वो सक्रिय हैं और जो स्कूल कॉलेज की बच्चियों को लगातार अपना निशाना बना रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और वाकई में अब ये देखना होगा कि आखिर कौन कौन इसमें शामिल है। रायगढ़ से खबर है, लारा में डायरिया का प्रकोप है। डायरिया के 30 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। गांव में गंदा पानी पीने से डायरिया फैल रहा है और स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप भी लगाया है। कई मरीजों को रेफर किया गया। विभागों ने पानी के सैंपल भी ले लिए हैं। दूषित पानी पीने की वजह से लगातार डायरिया का प्रकोप फैल रहा है। 30 मरीज डायरिया के मिले हैं। स्वास्थ्य जो विभाग है वो कैंप तक लगा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा। विभाग ने पानी के सैंपल भी लिए हैं ताकि उनकी टेस्टिंग की जाए। गंदगी और गंदे पानी की वजह से डायरिया लगातार कहर बरपा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप भी लगाया, कई डॉक्टर्स को भेजे गए, जागरूक किया जा रहा है लोगों को। मजबूर हैं लोग दूषित पानी पीने को। साफ पानी के लिए उन्हें कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और ऐसे में जिस पानी का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं उसका सैंपल भी अब लिया गया है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या वजह है जो लोग दूषित पानी पीने को मजबूर? देखिए अंशिका, बरसात के दिनों में जल जनित जो बीमारियां हैं वो पांव पसारती हैं और यही वजह है राजधानी रायपुर हो, बिलासपुर हो या फिर प्रदेश के अन्य जिले, यहाँ पर डायरिया के साथ साथ पीलिया है, उसके जो प्रकोप है वो देखा जाता है। और कुछ स्थानों पर डेंगू ने भी काफ़ी जो पांव पसारा है, पांव जमा लिया है। और ठीक इसी तरह रायगढ़ के जो लारा है, एक बड़ा औद्योगिक जो गांव है, वहाँ पर डायरिया का प्रकोप है वो देखा जा रहा है। और यहाँ 30 से अधिक जो मरीज हैं वो पाए गए हैं। कई मरीजों को बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया है। हालांकि
जैसे ही डायरिया की सूचना मिली स्वास्थ्य महकमे को तो वहाँ पर चिकित्सकों का दल है वो पहुँचा है और जो आवश्यक जांच है वो किए जा रहे हैं, दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। इसके साथ ही साथ पीएचई विभाग भी वहाँ पर पहुँचा हुआ है, पानी के जो सैंपल है वो ले लिए हैं। दरअसल देखा ये जाता है कि बरसात के दिनों में जो दूषित जल है वो घर तक पहुँच जाता है और यही वजह है कि डायरिया और पीलिया लगातार फैलते रहता है। अब इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। जिस तरह से मरीजों को कहा गया है, खास करके जो जहां पर डायरिया फैला हुआ है वहां उन क्षेत्रों के लोगों को कि वो पानी को उबाल कर पिए और बेहतर है कि वो कई ऐसी और सावधानियां हैं जो लोगों को बरतनी होंगी, तभी डायरिया पे कंट्रोल किया जा सकेगा। युगल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। कोंडागांव की भी बात करेंगे। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने विस्फोटक का जखीरा बरामद किया है। नक्सलियों ने विस्फोटक डंप किया था। सर्चिंग में निकले जवानों ने 6 कुकर बम बरामद किए हैं और 3 किलो के 3 और 4 किलो के 3 बम बरामद हुए हैं। बम डिस्पोजल टीम ने बॉम्ब्स को डिफ्यूज किया है। धनौरा और माड़ गांव के बीच नक्सलियों ने ये बॉम्ब्स लगाए थे और ये कुकर बॉम्ब आप देख सकते हैं जो कि नक्सली बनाते हैं जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। कोंडागांव से खबर है, नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिन कुकर बॉम्ब्स का इस्तेमाल नक्सली करते हैं उन्हें मौके से बरामद किया गया है और एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। विवेक श्रीवास्तव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है और क्या कुछ मौके से बरामद हुआ सुरक्षा बलों को? देखिए, ये फरसगांव थाने से डीआरजी और जिला पुलिस बल के जवान सर्चिंग पर निकले थे धनौरा क्षेत्र की ओर, जहां पर लगातार नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और सर्चिंग के दौरान पुलिस को 6 कुकर बम मिले, जिसमें 4 किलो के 3 कुकर बम और 3 किलो के 3 बम मिले थे, जिसको मौके पर ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक तरीके से बता दें कि इतना बड़ा जखीरा था कि यदि जवान थोड़ी सी भी लापरवाही करते या ध्यान नहीं देते तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके से विस्फोटक वहाँ पे बरामद हुए हैं जम किए हुए, वो नक्सलियों ने जवानों के पर को निशाना लगाने के लिए लगाया हुआ था। एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है पुलिस जवानों की। जी, बहुत शुक्रिया विवेक, बने रहिए आप आगे भी, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। कोंडागांव की बात करेंगे। केशकाल घाटी में अभी भी जाम के हालात बने हुए हैं। घाटी में ट्रेलर पलटने के कारण लंबा जाम लगा था। यातायात को बहाल करने की कोशिश में प्रशासन लगा है, लेकिन ये बहुत बड़ी नाकामी हम इसे कह सकते हैं प्रशासन की कि कल हुए हादसे का इलाज जब तक नहीं हो पाया और जो ट्रेलर पलटा था उसको नहीं हटाया जा सका, जिसकी वजह से अब भी जाम लगा है, लंबा जाम लगा है। विवेक, संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या वजह है जो इस ट्रेलर को नहीं हटाया जा पा रहा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी वजह कि जो गार्डार, लोहे के गार्डार हैं, काफी बड़े हैं, जिनको क्रेन की मदद से जगदलपुर से क्रेन गया था, जिसे सड़क के किनारे कर दिया गया है। पर जो रात भर के जो वहां पर वाहन फंसे हुए थे, उनके वाहन चालक आगे पीछे करके गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दीबाजी के चक्कर में लगातार जाम लग रहा है। देर रात में जाम की स्थिति खत्म हो गई थी, पर फिर सवेरे से ही जाम की स्थिति बन गई है। आपको बता दूं कि कोंडागांव केशकाल घाट जो है नेशनल हाईवे 30 जो है बस्तर की लाइफलाइन है और यहाँ से कई गाड़ियां दिन में निकलती हैं। ट्रक है, बस है और छोटी गाड़ियों की तो गिनती नहीं है, जो लगातार राजधानी की ओर जाती है और वापस बस्तर की ओर लोग आते हैं। तो इस एक घाट की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। लगातार इसको बनाने की बात चल रही है, लेकिन 5 साल हो गए, आज तक वो घाट बन नहीं पाई है। तो बारिश में और गड्ढे हो गए, जिसके कारण घाट में आए दिन जाम की स्थिति बनती है।